हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमबीए स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट जो हमारा यूनिट है उसको करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग पूरा यूनिट कवर करेंगे और जिस तरह सिलेबस में टॉपिक वाइज आपको दिया गया है उसी तरह से यूनिट्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहें या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों एक ही चीज़ होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग पहले समय में कहा जाता था और जब से चीज़ें मॉडर्नाइज हुई हैं, कंप्यूटर्स और एआई और ये चीज़ें जो मॉडर्नाइज हो गई हैं, तब से कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग करने के लिए की जाती है। प्रोडक्ट का क्या, हमारे जो हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, उस कॉस्ट को पे हम कितना प्रॉफिट रखकर उसकी प्राइसिंग का डिसीजन लेना, और ये भी हम डिसीजन ले सकते हैं कि उसकी कॉस्ट रिडक्शन या उसकी कॉस्ट इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम कम्पिटिटिव मार्केट्स में अपने आप को बनाए रखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैंने आपको बताया कि ये अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जिसका फोकस ये होता है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जो मैनेजर्स को हेल्पफुल हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन लेने के लिए, ये वो सब इंफॉर्मेशंस, वो सब डेटा प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ ये हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी से जुड़े रहते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनके डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा ये रोल अपना रखती है। क्योंकि जब भी शेयर होल्डर्स किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो वो उसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेटा को देखकर ही डिसीजन लेते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया है एज अ प्रोफेशन, क्योंकि ये प्लानिंग करते हैं, परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं मैनेजमेंट की, और वो सब डेटा और वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जो किसी भी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटजी फॉर्मेशंस के लिए, उसके इम्प्लीमेंशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिससे कि समय पर स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए। अब बात करेंगे हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है। जैसा मैंने ऊपर कहा था कि ये आपके मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग करने में हेल्पफुल डेटाज प्रोवाइड कराती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग डिसिप्लिन्स है जो हमें फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच यानी कि भविष्य की तरफ देखना, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, आगे के हमारी कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, इसकी सारी प्लानिंग, इसकी सारी जो भी स्ट्रेटजीज़ है वो मैनेजमेंट तैयार करता है, और उन स्ट्रेटजीज़ को बनाने में, उन्हें इम्प्लीमेंट करने में जो डेटा प्रोवाइड कराया जाता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है बेटा।
दूसरा, ये डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करती है। जो अभी मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ये डेटा उपलब्ध कराती है, तो डिसीजन मेकिंग सपोर्ट इसका जो है नेचर है। इसका एक नेचर ये भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग है कि देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो जैसे बैलेंस शीट्स बनानी है तो उसका परफॉर्मा है, उसका P&L प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट SPL बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उन सब का परफॉर्मा है, कैश फ्लो का परफॉर्मा है। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। मैनेजर्स अपने जैसी इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं उस तरह से वो डेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं, डेटा को प्रेजेंट करवा सकते हैं, जिससे कि वो जो इन्फॉर्मेशंस चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशंस उनको मिले। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग भी इसके अंदर आता है। एक इसका नेचर होता है इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये मैंने सबसे शुरू में बताया था कि इसमें दोनों तरह का डेटा यूज़ होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो ये दोनों डेटा को यूज़ करता है और उन डेटा को यूज़ करके एक इन्फॉर्मेशंस निकालता है और प्रोवाइड कराता है मैनेजर्स को। तो ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को एक जगह इकट्ठा कर देता है, उनको एक कर देता है, इंटीग्रेशन कर देता है। इसके अलावा इसका एक नेचर है कि ये इंटरनल फोकस, द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इज़ प्राइमरीली फॉर इंटरनल यूज़ बाय मैनेजर, सुपरवाइज़र एंड एग्जीक्यूटिव। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से या कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशंस निकलती हैं वो कभी भी बाहर वालों को नहीं दी जाती, वो इंटरनल यूज़ की जाती है। उसको मैनेजर्स यूज़ करते हैं, सुपरवाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स यूज़ कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस के फ्यूचर्स की स्ट्रेटजीज़ बनाने, उनको इम्प्लीमेंट करने, उनको लागू करने में इनका यूज़ किया जा सकता है। तो इंटरनल फोकस इसका नेचर होता है। अब बात करेंगे हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है बेटा, वो जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, और जैसा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, बदलता रहता है। रोज़ आप देखते होंगे, रोज़ बिजनेस में कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते रहते हैं। तो हम कहें कि जो इसका स्कोप है वो चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ हमेशा बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। तो हम बात करेंगे कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहला स्कोप है इसका प्लानिंग एंड बजटिंग। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए की जा रही है, जिससे कि मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाए और वो प्लानिंग कर सकें, और प्लानिंग के साथ बजटिंग भी हमारी प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। तो प्लानिंग और बजटिंग करने के लिए जो है ये की जाती है। इसके अलावा कोस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हम एनालिसिस करें, कंट्रोल ऑफ कोस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकें, जो लोगों को अच्छी क्वालिटी दे सके, उसके साथ में कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो। तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट का भी वर्क करता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखिए, ये डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड एवैल्यूएशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वर्क कर रहे हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको भी ये इवैल्यूएट कर सकता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम ये जान सकते हैं कि मैनेजर्स जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो भी मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, क्या उनका परफॉर्मेंस उसके मुताबिक है, क्या वो सही काम कर रहे हैं या अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या ख़राब काम कर रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करवाता है। इसके अलावा डिसीजन एनालिसिस, जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं डेटा के आधार पर बिजनेस के लिए, उनके चाहे वो मेक और बाय डिसीजन हो, प्राइसिंग का डिसीजन हो, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो, या बिजनेस के और भी कई डिसीजंस हो सकते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए जो डेटा दिया गया है उसका डिसीजन एनालिसिस भी ये प्रोवाइड कराता है।
इसके अलावा इसमें रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है। ये रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम जो हमारे बिजनेस में मैनेजर्स को ये देखना होता है कि बिजनेस में जो रिस्क आने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको असेस किया जाए कि वो कितने होंगे, कितना ज़्यादा होंगे, कम होंगे, कब होंगे, और फिर उनको कम करने या ख़त्म करने के लिए मैनेजमेंट किया जाए जिससे कि वो हमारे बिजनेस को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। तो रिस्क मैनेजमेंट भी इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू होता है। इसका एक होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखिए, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपको प्रोवाइड कराता है। आप इसके थ्रू लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में इसको यूज़ कर सकता है, इसके डेटा को यूज़ कर सकता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा आ रहा होगा कि हमने आज तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है सर, पर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या आ गया। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होते हैं, अलग अलग कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो की डिफरेंस देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है कि हमने जर्नल से स्टार्ट किया बेटा और हम बैलेंस शीट तक पहुँचे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जर्नल से लेके बैलेंस शीट तक का जो वर्क है केवल वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब आप उसके अलावा ये कहेंगे सर नहीं कैश फ्लो, फंड फ्लो, देखो एक्चुअल में केवल बैलेंस शीट तक का वर्क ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। उसके अलावा जो भी वर्क है, क्या वो कैश फ्लो बना रहे हो, फंड फ्लो बना रहे हो या और कोई भी स्टेटमेंट आप बना रहे हो, वो सब उसके अलाइड हैं, वो सब उसकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। वो बिजनेस अपनी यूज़ के लिए बनाता है। पर अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात आएगी तो केवल जर्नल से लेके आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि बैलेंस शीट तक का जो वर्क है वही आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस। देखो, की डिफरेंस के बारे में बात आ रही है। सबसे पहला क्या है कि इसके यूज़र्स कौन है। तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो यूज़र्स होते हैं वो कौन होते हैं, मैनेजर्स और उसके एम्प्लॉय, इंटरनल होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। कौन यूज़ करते हैं, स्टेक होल्डर्स। कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर, के इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पैसा लगाया हुआ है हमारी कंपनी में। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने माल उधार ले रखा है किसी भी तरह का। या रेगुलेटर्स यानी कि सरकार से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं वो सब रेगुलेटर्स। तो ये सब जो हैं इसके यूज़र्स होते हैं। वो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेटा को देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको समझते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजर्स और एम्प्लॉई यूज़ करते हैं। देखिए, पर्पस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, पर्पस क्या है बेटा, डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है एंड कंट्रोल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, के लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देना कि भाई हम फाइनेंशियली कैसे हैं, क्या हो रहा है, और सरकार को रिपोर्टिंग करना कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और कितना हम पे टैक्स वगैरह बनता है, इसकी रिपोर्टिंग करना। इसके बाद टाइम ओरिएंटेशन। टाइम ओरिएंटेशन क्या है कि फ्यूचर फोकस्ड एंड हिस्टोरिकल एनालाइज। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पिछली डेटा को लेकर फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है प्राइमरी हिस्टोरिकल विद सम फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि हिस्टोरिकल डेटा उसमें भी यूज़ होता है पर वो केवल आज के बारे में बात करते हैं कि आज हम क्या स्थिति में हैं। थोड़ा बहुत फॉरवर्ड आगे के बारे में होती है पर फ्यूचर में के बारे में वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, वो केवल आज की स्थिति के बारे में बात करते हैं। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है? नहीं बेटा, मैंने आपको शुरू में बताया था इसका कोई ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट वगैरह नहीं होते। तो इसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, इसके कोई फॉर्मेट्स नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। और जबकि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, गैप्स होता है, IFRS होता है, और जो है वो भी होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी होते हैं। तो रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं, मैनेजमेंट के नहीं होते। रिपोर्टिंग फ्रिक्वेंसी की बात करें, ये कब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब चाहे जैसे चाहे आप वीकली ले लो, डेली ले लो, मंथली ले लो, क्वार्टरली ले लो, ईयरली, जैसे चाहो आप ऐसे कर सकते हो। जबकि जो
फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो केवल क्वार्टरली या एनुअली होती है। लेवल ऑफ डिटेल्स, देखो डिटेल्स ये हाईली डिटेल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इस सेगमेंट और स्पेसिफिक यानी कि सेगमेंट वाइज के हमें परचेज़ का डेटा चाहिए, सेल्स का डेटा चाहिए, या हमें जो है कैश का डेटा चाहिए, ठीक है, या हमें डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेटा चाहिए, तो ये सेगमेंट स्पेसिफिक भी होता है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। अब बात करें वेरिफिकेशन की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल वेरिफिकेशन कराता है, जबकि जो फाइनेंशियल है वो एक्सटर्नल ऑडिट उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है, जिसको CAs करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑडिट रिक्वायर्ड होता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को नहीं होता, उसको इंटरनल वेरिफिकेशन से ही काम चल जाता है। अब स्कोप क्या होता है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट, कोई डिपार्टमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करा सकता है या कोई प्रोजेक्ट के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए की जाती है। अब बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप क्या होता है कि ये दो ब्रांचेस जो हैं, जो हमने अभी ऊपर बात की थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके कुछ आपस में भी रिलेशनशिप होते हैं कि एक दूसरे की ये लोग मदद करते हैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। क्योंकि डेटा कौन प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड कराता है। तो कोस्ट कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स, ये हमारा ऊपर जो हमने था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिलेशनशिप कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट चला कोस्ट कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कोस्ट। कोस्ट क्या होता है? कोस्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि बेटा कोस्ट जो है ना, वो रिसोर्सेज, यानी कि हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करें कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, उसको बनाने में जितना भी हमारा खर्चा आता है मॉनेटरी टर्म्स में, कि हम रुपीज़ में हम कहें कि हम एक कप बना रहे हैं, ठीक है, एक कप बना रहे हैं, और उस कप को मान लीजिए प्लास्टिक का कप है, और उसको बनाने में हमारा जो है बेटा खर्चा मान लीजिए 20 पैसे हमारा खर्चा आ रहा है टोटल, तो वो हमारा जो है कोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो कोस्ट क्या है कि जो भी रिसोर्सेज उसमें लगी है, अब 20 पैसे में उसमें लेबर भी होगा, उसमें मटेरियल भी होगा, उसमें एक्सपेंसेस भी होंगे, सब चीज़ मिला के वो 20 पैसे उसकी कोस्ट आई होगी। तो ये क्या है कि कोस्ट रिप्रेजेंट करता है किसको? रिसोर्सेज को मॉनेटरी टर्म्स में, कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी रिसोर्सेज आई उनको मॉनेटरी टर्म में एक जगह इकट्ठा करके हम अगर कहें तो वो क्या कहलाएगा? कोस्ट कहलाएगा। अब बात करेंगे कोस्ट यूनिट। ऊपर हमने बात की थी कोस्ट की, अब बात करेंगे हम कोस्ट यूनिट। तो देखिए कोस्ट यूनिट क्या होती है। एक कोस्ट यूनिट is a standard or unit of measurement used to calculate the cost of a product or service. It serves as the denominator in cost calculation and helps in comparing cost across different periods of product. देखो कोस्ट यूनिट क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि हम एक जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड हम पहले से फिक्स कर लेते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, हम कब बनाने वाले हैं, और कब को बनाने में हमको मान लीजिए 25 पैसे का जो है बाज़ार में 25 पैसे से ज़्यादा इसका कोस्ट नहीं आता। तो अब हम उसको, हमारे लिए वो स्टैंडर्ड हो गया कि भाई 25 पैसे से ज़्यादा कोस्ट नहीं आना चाहिए। अगर 25 पैसे से ज़्यादा कोस्ट आ जाएगा बेटा, तो क्या करेगा वो? दो काम करेगा, या तो वो आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा अगर आप अपना प्रॉफिट कम नहीं करेंगे, और अगर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, प्राइस आपको बाज़ार का ही प्राइस रखना है, तो आप वो फिर आपकी प्रॉफिट को कम करेगा, वो आपका प्रॉफिट कम करेगा। तो कोस्ट यूनिट जो है, कोस्ट यूनिट क्या करती है? वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी प्रोडक्ट की कोस्ट को, जिससे कि वो हम कंपेयर कर सकें हैं डिफरेंट पीरियड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में, कि इस पीरियड में उस प्रोडक्ट का क्या क्या कोस्ट रही है, तो वो कोस्ट यूनिट कहलाता है।
अब एग्जांपल ऑफ कॉस्ट यूनिट्स देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वो या पर डज़न, पर किलोग्राम। सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो पर आवर ऑफ सर्विस, पर कस्टमर सर्व्ड, पर ट्रांजैक्शन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पर किलोमीटर, पर पैसेंजर, ठीक है, और पर पैसेंजर किलोमीटर। एजुकेशन की बात करें तो पर स्टूडेंट या पर कोर्स। तो कॉस्ट यूनिट क्या होता है कि मान लीजिए आप केले खरीदने गए, तो आपने बनाना ठेले वाले को कहा कि भैया क्या डज़न दिए हैं, तो वो कहे कि जी मैंने 50 रुपये पर डज़न दिए। तो अब क्या हुआ, वो कॉस्ट यूनिट हो गया उन बनानास का कि भाई पर डज़न 50 रुपये। तो जब हम किसी चीज़ को एक यूनिट में मापते हैं कि अगर हम तेल खरीदने जाएँ तो पर किलो के हिसाब से हम लेंगे, दूध खरीदने जाएँ तो पर किलो के हिसाब से किलोग्राम के हिसाब से हम जो है वो पर लीटर के हिसाब से हम लेंगे, ठीक है। तेल भी हम लीटर के हिसाब से लेंगे। और अगर हम कोई मान लीजिए हम राइस खरीदने जाएँ, चावल खरीदने जाएँ तो पर केजी के हिसाब से हम उसका जो है उसका भाव लेंगे, उसी हिसाब से हम उसको ख़रीदेंगे, तो वो हमारा कॉस्ट यूनिट कहलाता है। अब उसके बाद आगे कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल, अब कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि एक ये प्रोसेस होता है जिससे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रेगुलेटिंग कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग कर सकते हैं। क्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि किसी भी जो प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उसमें क्वालिटी में कोई चेंज ना किया जाए, क्वालिटी को कम ना किया जाए और कॉस्ट को कम से कम किया जाए, तो उसको कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। एक होता है कॉस्ट रिडक्शन, उसमें हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं रखते, बस हमें कॉस्ट कम करना है, चाहे क्वालिटी कम हो जाए तो उसको कॉस्ट रिडक्शन कहेंगे। और अगर कॉस्ट कंट्रोल की बात आएगी तो हम ये कहेंगे भाई क्वालिटी कम नहीं हो सकती, हाँ कॉस्ट कम करना है, वो कैसे भी करें पर क्वालिटी को हम जो है कम नहीं होने देंगे, वो उतना ही रहेगा। तो कॉस्ट कंट्रोल में सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करेंगे कि भाई इतना हम पहले से ही सेट कर देंगे कि बेंचमार्क बना देंगे कि भाई पिछले डेटा के हिसाब से हमारा इस प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना आता था, तो आपका स्टैंडर्ड है, जिससे कि वो जो बनाने वाले होंगे उनको भी पता होगा कि भाई इससे ज़्यादा हम नहीं ला सकते, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, अब एक्चुअल अगर हमारा प्रोडक्ट बन गया है तो हम स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को मैच करेंगे, दोनों को देखेंगे कि क्या वो ओवर हुआ है या अंडर रहा है, तो उन चीज़ों को भी हम ध्यान करेंगे। जब हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ पता लगेगा कि अगर वो ज़्यादा गया है तो क्यों गया है, तो उसमें या कम गया है तो फिर हम वो भी चीज़ें देखेंगे कि कम कैसे गया, क्योंकि हमें चेक करना होगा कॉस्ट कंट्रोल में कि क्या इन्होंने क्वालिटी से कोई मैनेजमेंट तो नहीं कर लिया, कि क्वालिटी तो नहीं कम कर दी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कंपेयरिंग करेंगे और उसके बाद अगर हमें लगेगा कि कोई एक्शंस लेना है, डिसीजन लेना है, तो उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए तो वो डिसीजन लेंगे। तो होता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। अब हो गया कॉस्ट रिडक्शन, मैंने आपको बताया था, इसमें जो है हम क्वालिटी को, कॉस्ट रिडक्शन इज़ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच एम्ड एट परमानेंटली रिड्यूसिंग द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, ठीक है। तो ये कॉस्ट रिडक्शन होता है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट या ऑटोमेशन करना है, एलिमिनेशन, कोई एक्टिविटी जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरी नहीं है उसको हटाना है, ठीक है। सप्लायर से हमें अगर महंगा कोई सामान दे रहा है, वो ये मान लीजिए रॉ मटेरियल महंगा दे रहा है, तो उससे नेगोशिएशंस करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो उनको यूज़ करना है जिससे कि वो हमारा प्रोडक्ट जल्दी तैयार हो और कम कॉस्ट में तैयार हो। उसके अलावा हम प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन या सर्विसेज को रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो वो हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। अब जो टोटल कॉस्ट होती है बेटा, उससे आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो गया। आप इसको जो है अपने पहले यूनिट को अच्छी तरह से करें,